अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। गुजरे 40 बरसों की बात है। इस बात यानी इस वाकया को लगभग 40 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये कहानी नहीं है, ना ही एक किस्सा है, बल्कि हकीकत पर मबनी एक वाकया है। ये किस्सा हमारी खाला ने सुनाया, जिनका 3 साल पहले इंतकाल हो गया। खाला की उम्र माशाल्लाह 80 साल से ज्यादा थी। आइए ये कहानी खाला की जुबानी ही सुनते हैं। खाला सुनाती हैं कि तकसीम हिंद से पहले मैं भारत की रियासत भोपाल के एक छोटे से गांव में रहती थी। वहां पर ज्यादातर घराने मुसलमानों के थे, यानी वो गांव मुसलमानों के घरानों से भरा पड़ा था। उस जमाने में वैसे भी आबादी बहुत कम हुआ करती थी। खाला का घराना जिस गली में था, वहां चंद घरानों के साथ एक घर ऐसा भी था जहां पर एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी, जिसे अम्मा ज़ैनब कहकर लोग पुकारते थे। बूढ़ी अम्मा जिसे खाला ज़ैनब कहा जाता था। खाला सुनाती है, जब हम 5 साल की थी तो हम उनके घर कुरान पाक पढ़ने जाया करते थे। बूढ़ी अम्मा का छोटा सा घर था, उसमें छोटा सा सहन और सामने 2 कमरे और एक रसोई। कमरों के सामने एक छोटा सा बरामदा था। रसोई बावर्ची खाने को कहते हैं। अम्मा ज़ैनब बहुत दिलचस्पी और दिल से बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। कुरान पाक पढ़ाने की वो किसी से कोई फीस या रुपए नहीं लेती थी। गांव के लोग अपनी मर्जी से उनकी मदद और इमदाद कर दिया करते, मगर कभी किसी ने उनको गांव के किसी घर से या किसी फर्द से कुछ मांगते हुए कभी नहीं देखा था। खाला बताती हैं कि अम्मा के घर हम जब भी कुरान पाक पढ़ने जाते, उनका घर हमेशा साफ सुथरा होता। अम्मा घुटनों के मर्ज में मुब्तला थी, जिसकी वजह से उठना बैठना और ज्यादा चलना फिरना उनके लिए मुश्किल था, मगर उसके बावजूद उनके घर का सारा काम ऐसे हुआ होता जैसे कोई अभी अभी करके वहां से गया हो। सारा घर चमकता हुआ साफ सुथरा दिखाई देता। खाला हमें सुनाती कि उनके घर में एक अजीब सी बात थी। अम्मा ज़ैनब खुद बाएं तरफ वाले कमरे में रहती, जहां उनका सामान भी पड़ा था, जबकि दाएं तरफ वाला कमरा बिल्कुल खाली था। उसका सामने का दरवाजा भी खुला रहता। अंदर नजर पड़ने पर खाली कमरा नजर आता। कमरे की दूसरी यानी पिछली दीवार की जानिब एक खिड़की थी, जिसमें लोहे की सुलाखें लगी थी। वो खिड़की पिछली गली की जानिब खुलती थी। आस पड़ोस के लोगों और बच्चों ने, वो बच्चे जो उनके पास कुरान पाक पढ़ने जाते थे, एक बात खास तौर पर नोट की कि अम्मा के कमरे का ना सिर्फ वो दरवाजा खुला रहता, बल्कि पिछली खिड़की भी हमेशा खुली रहती। अम्मा ने खिड़की के दोनों कबाड़ों के दोनों तरफ छोटी छोटी रस्सियां बांधकर उनको कीलों के साथ दीवार के साथ मुस्तकिल तौर पर बांध रखा था, ताकि खिड़की कभी भी बंद ना हो। धूप हो या बादल, तूफान हो या बारिश या आंधी हो, कभी किसी ने उनकी खिड़कियों को बंद नहीं देखा था। मेरी खाला सुनाती हैं कि जब मेरी उम्र 9 या 10 साल के करीब हुई तो अम्मा ज़ैनब का इंतकाल हो गया। उस वक्त तक मेरी खाला कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी थी। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान की तकसीम का शोर मचा हुआ था, फसादात और दंगे हो रहे थे। खाला बताती हैं कि मैं अपने खानदान के साथ पाकिस्तान आ गई। यहाँ पाकिस्तान आने के बाद अक्सर उन्हें अपना गांव वाला वो घर और वो मोहल्ला और आगे पीछे के लोग याद आते, क्योंकि ऐसी कच्ची उम्र थी जो उन्होंने वहां उस गली और उस गांव में गुजारी। गांव के लोग याद आते, वो सहेलियां, और इस तरह वो खाला भी याद आती जिनके पास कुरान पाक पढ़ कर आई थी। वो बहुत ही शफीक खाला थी अम्मा ज़ैनब। अम्मा ज़ैनब का घर हमेशा चमकता दमकता दिखाई देता, मिट्टी की धूल तक नजर न आती। मेरी खाला सुनाती है कि हम खुद हैरान होते कि अम्मा ज़ैनब तो बेचारी चल फिर नहीं सकती थी, फिर उनके घर का काम कैसे हो जाता और वो किस तरह कर लेती। और दूसरी बात कि अम्मा ज़ैनब की रसोई का चूल्हा भी गर्म होता और खाना भी तैयार होता। हम बच्चे अक्सर सोचते कि खाला हम जब भी जाते हैं बच्चों को पढ़ाने बैठे होती हैं, उन्हें कभी भी चूल्हा जलाते हुए नहीं देखा या कभी हंडिया पकाते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे होता है कि हमारे आने से पहले ही वो हंडिया बना लेती हैं। खाला कहने लगी, मुझे तो कभी कभी अम्मा ज़ैनब से खौफ आने लगता, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा अजीब सा इत्मीनान छलकता हुआ नजर आता। उन्होंने कभी अपनी बीमारी या अपनी किसी कमजोरी का कभी किसी से जिक्र नहीं किया था, जिससे पता चलता कि उन्हें कोई तकलीफ या तंगी थी। उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से बेहद मुतमईन थी। मेरी खाला के बकौल अम्मा ज़ैनब की कोई औलाद नहीं थी।
उनका खामन जवानी में ही एक हादसे में चल बसा। वो अपनी अम्मा और बाप की इकलौती औलाद थी। उन अपने खामन की याद में घर में बैठकर आंसू बहाती रहती और दिन और रात गुजरने लगे। गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने उन्हें दूसरी शादी का मशवरा दिया, मगर वो तो अपने खामन के साथ इतनी मोहब्बत करती थी कि उसी के नाम के साथ इस दुनिया से रुखसत होना चाहती थी। खाला बताती हैं कि अम्मा ज़ैनब बहुत अच्छी तरह से कुरान पाक की तालीम देती। उनके चेहरे पर नूर झलकता था। बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के अलावा खुद हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती। खाला बताती हैं कि जब भी हम कुरान पाक पढ़ने जाते, हमने कभी उन्हें कोई दूसरा काम करते हुए नहीं देखा। अगर वो बच्चों को कुरान पाक ना पढ़ा रही होती तो हमेशा बरामदे में मसल्ला बिछाए उस पर दोजानू होकर कभी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ होती और कभी नमाज पढ़ रही होती और कभी नफल। ये बात हमारे लिए काफी हैरानकुन थी। हम अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा ज़ैनब घर में अकेली हैं और उनका दूसरा कोई और ऐसा फर्द भी नहीं जो उनका काम कर दे, मगर उनका घर इतना साफ सुथरा कैसे होता है। और दूसरा, उन्होंने कभी खाना पकाने का हमारे सामने कोई काम भी ऐसा नहीं किया। और तीसरी बात यह कि उन्होंने कभी किसी गांव वालों से कभी मदद भी नहीं मांगी। गांव वाले खुद इस बात पर हैरान थे कि आखिर अकेली औरत को कभी ना कभी तो मदद की जरूरत पड़ सकती है, मगर किसी ने आज तक अम्मा ज़ैनब को किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देखा था। हालांकि अम्मा का खामंद कोई जायदाद वगैरह भी छोड़कर नहीं मरा था, सिवाय उस मकान के। उनके मरने के बाद उनका आमदन का सिलसिला भी बंद हो चुका था। अम्मा ज़ैनब को साल भर के दाने गांव वालों की तरफ से मिल जाते थे। गांव वाले अम्मा ज़ैनब का बेहद एहतराम करते थे, मगर फिर भी जिंदगी में कुछ जरूरियात ऐसी होती हैं जो रुपए पैसे से खरीदी जाती हैं। मगर अम्मा की ये पुरस्रारियत पूरे गांव के लोग इसलिए तजस्सुस में पड़े रहते कि अम्मा आखिर करती क्या है, अम्मा को मदद कौन देता है, अम्मा का घर कैसे साफ सुथरा होता है। कई लोगों ने छुप कर भी अम्मा के घर जाकर देखने की कोशिश की, मगर हमेशा अम्मा ज़ैनब को बरामदे में इबादत करते पाया गया या वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती। दूसरा कमरा हमेशा खाली का खाली पड़ा रहता। लोगों ने छुप कर भी देखा, गली में से भी झांक कर उस कमरे की खिड़की से अंदर देखा, मगर उन्हें कुछ नजर न आया। कुछ लोगों को तो इतना तजस्सुस ने घेरा कि वो रात को दिया जलाकर अंदर देखने की कोशिश करते रहे, मगर हमेशा बदस्तूर कमरा खाली ही नजर आया। एक पड़ोसन ने तो शरारत से जानने के लिए कि आखिर राज क्या है, ये तक कह दिया कि अम्मा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे पास रह लूं। इस कमरे में अपनी चारपाई लगाकर सो जाया करूं, तुम इस घर में अकेली होती हो, तुम्हारा साथ भी हो जाएगा और हम दोनों बातें भी करेंगी। मगर अम्मा ज़ैनब ने उसकी बात मानने के बजाय सख्ती से इनकार कर दिया। अम्मा ज़ैनब कहने लगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली डरती थोड़ी हूँ। कुछ लोगों ने तो जरूरत के तहत भी अम्मा से दरख्वास्त की कि हमें इस कमरे में रहने दो, मगर अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस घर में ना आए, उसे किसी की जरूरत नहीं। लोग ये भी जानते थे कि अम्मा ज़ैनब के पास कोई खजाना नहीं, इसलिए दूसरे कमरे में वो बेचारी चारपाई पर पड़ी रहती है। वहां पर भी उसके कपड़ों के ट्रंक के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन गांव वाले थे कि उनका तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था कि आखिर कमरे का राज क्या है। मेरी खाला जो मुझे ये कहानी सुना रही थी बताती हैं कि हमारी नानी यानी मेरी खाला की अम्मी ने भी ये राज जानने की कोशिश की और छुप छुप कर कई बार देखने की कोशिश की, मगर हमेशा नाकामी हुई। जब गांव वाले सब थक हार गए तो सब अमन चैन से बैठ गए। कुछ लोग कहने लगे कि अम्मा बहुत मेहनती है, किसी का एहसान नहीं लेती। कहने लगे कि शायद कि अम्मा के बस में हमजाद है या अम्मा ने कोई मौक्कल काबू कर रखा है जिससे अम्मा काम लेती है। कुछ कहते थे कि अम्मा ने अपने कब्जे में जिन्नात कर रखे हैं जो सारे अम्मा के काम कर दिया करते हैं। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, क्या सच था क्या झूठ था किसी को कुछ मालूम नहीं था। तकसीम से 2-3 साल पहले अम्मा ज़ैनब की वफात हो गई। अम्मा के घर को ताला लगा दिया गया। गांव के किसी फर्द ने उस मकान में घुसने की कोशिश नहीं की। मेरी खाला बताती हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त हम पाकिस्तान आ गए। खाला मुझे बताने लगी कि जब तुम्हारी नानी की वफात होने लगी तो उन्होंने हमें एक राज की बात बताई जिसे सुनकर हम सब हैरान रह गए। मेरी नानी के साथ अम्मा ज़ैनब की बहुत अच्छी सलाम दुआ और दोस्ती थी किसी हद तक। मेरी नानी बताती हैं कि जब अम्मा ज़ैनब फौत होने लगी तो बड़ा हैरान कुन वाक़या पेश आया। ये बात हमें खाला ने बताई।
वो कहने लगी कि तुम्हारी नानी बताती है कि जब अम्मा ज़ैनब फौत होने लगी तो उन्होंने अम्मी यानी मेरी नानी को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि वो रात बड़ी ही तूफानी और बारिश जोरों पर थी। हमारे घर पैगाम भेजा गया कि मेरी अम्मी को अम्मा ज़ैनब बुला रही हैं। मेरी अम्मी फौरन उनके घर गईं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने किसी को अपने घर या मदद के लिए या काम के लिए बुलाया हो। मगर आज वो भी इस तूफानी रात में उन्होंने कैसे याद कर लिया। मेरी नानी भागी भागी उनके घर गई तो देखा वो अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। साथ वाला कमरा बदस्तूर खुला हुआ था। मेरी नानी अम्मा ज़ैनब की हालत देखकर घबरा गईं। उनका पुरनूर चेहरा पसीने और बुखार में डूबा हुआ था और वो सख्त अजियत और तकलीफ में नजर आ रही थी। उन्होंने मेरी नानी का हाथ थाम लिया और कहने लगी कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा। नानी ने उनको तसल्ली दी और कहने लगी, अल्लाह खैर करेगा, बताइए हुआ क्या। वो कहने लगी, नहीं, अब मेरा वक्त आन पहुंचा है, मुझे अब इस दुनिया से जाना है। मेरी नानी की आंखों में आंसू आ गए तो अम्मा ज़ैनब कहने लगी, सुल्ताना बेगम, मेरा आखिरी वक्त है, जाना तो हर एक ने है। मैंने इस गांव के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज निभाया है। मैंने सारी जिंदगी इस गांव के लोगों से या तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा वादा पूरा करोगी? नानी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बहन ज़ैनब, कैसी बातें करते हो। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे और तुम्हें हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। अम्मा ज़ैनब कहने लगी, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, जरा मेरी बात गौर से सुनो। जब मेरी वफात हो जाए तो मेरी रूह जिस्म से निकल जाए, मेरी मौत हो जाए तो मुझे इस घर के सहन में एक तरफ कब्र खुदवाकर दफन कर देना और इस मकान को हमेशा के लिए ताला चढ़ाकर बंद कर देना, कोई इस मकान में दाखिल ना हो। और दूसरी बात पर सख्ती से अमल करना। अगर इन बातों पर अमल ना किया तो इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ सकती है। मेरी नानी बड़ी हैरानी से अम्मा ज़ैनब की बातें सुन रही थी। कहने लगी, मैं यकीन दिलाती हूँ ज़ैनब, तुम्हारी बातों पर अमल किया जाएगा। तुम्हें सहन में दफन कर देंगे और कब्र कच्ची रहने देंगे। अम्मा ज़ैनब ने यह भी कहा कि मेरी कब्र कच्ची रहने देना। और फिर कहने लगी, जो साथ वाला कमरा है उसका दरवाजा कभी बंद मत होने देना और उसकी खिड़की भी हमेशा खुली रखने देना। याद रखो, मैं फिर कह रही हूँ कि खिड़की और दरवाजा साथ वाले कमरे का कभी बंद मत करना। तुम जानती हो कि मैंने सारी जिंदगी आज तक कभी उस कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद नहीं की। उनको रस्सियों से मजबूती से बांध रखा है ताकि वो हमेशा खुले रहें और उन्हें बंद करने की कभी कोशिश ना करना। मेरी नानी कहने लगी, ज़ैनब, ऐसा होगा, मगर क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ कि इसकी वजह क्या है? अम्मा ज़ैनब कुछ देर उखड़े उखड़े सांस लेती रही और फिर कहने लगी, तुम जानती हो मेरे खामद की वफात मेरी जवानी में हो गई। उसके बाद मैंने शादी नहीं की, बल्कि हर वक्त अपने खामद की याद में रोती रहती। पूरे मकान में मैं बुलाई बुलाई फिरती। लोग मुझसे पूछते कि तुम्हें डर नहीं लगता अकेले मकान में, मगर इस मकान में तो मेरे खामद की यादें बिखरी पड़ी थी। उसके साथ मेरे बीते लम्हे इस मकान में थे, फिर मुझे डर कैसे लगता। मैं सारा सारा दिन और रात चारपाई पर पड़ी रोती रहती। एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे करीब कोई बैठकर मेरे सर को सहला रहा है। पहले तो मैं खौफजदा हुई, फिर उस नादीदा वजूद ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि बेटी घबराओ मत। वो किसी बुजुर्ग की आवाज थी। बुजुर्ग कहने लगे, हम जानते हैं तुम बहुत दुखी हो, अपने खामद का गम दिल से भुलाना चाहती हो, तो अल्लाह की याद में अपने आप को मसरूफ कर लो। मैं बहुत बुरी तरह डर गई। वही आवाज दोबारा आई। उन्होंने कहा कि डरो मत, हमारा ताल्लुक जन्नात के कबीले में से है, हमारा पूरा खानदान इस घर में आबाद है। तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत नेक हो, इसलिए हमने तुम्हें कभी सताया नहीं, और वैसे भी हम ईमान वाले और नेक फितरत जन्नात कभी किसी को सताया नहीं करते। मगर आज तुम्हें दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा तुमसे वादा है कि हम कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। तुम किसी हो सके तो नेक और दीनदार आदमी से शादी करना। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है कि इस साथ वाले कमरे से अपनी चारपाई निकालो। इस कमरे में हमारे खानदान का बसेरा है, और याद रखो इस कमरे का दरवाजा और खिड़कियां कभी बंद मत करना। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हमारी आरज़ू। अगर तुम हमारी बात पर अमल करोगी तो तुम देखोगी कि हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तुम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हो तो कुरान पाक की आवाज से हमें बहुत सुकून मिलता है। अम्मा दम सादे उनकी बात सुन रही थी, उन्हें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था।
बड़ी परेशान थी, घबराए हुए लहजे में बोली कि मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे। बुजुर्ग जिन कहने लगे, हम आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, मगर यकीन मानो हमारा सारा खानदान इस कमरे में आबाद है। बस इस कमरे में किसी इंसान को घुसने की इजाजत मत देना और इसे कभी नापाक ना होने देना। इस खिड़की और दरवाजे को हमेशा खुला रहने देना, तो तुम्हें हमसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हमसे फायदा होगा। अम्मा कहती हैं कि उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। उस रात मैं खौफ से सो ना सकी। अब उस कमरे में जाने से मुझे खौफ आने लगा, मगर फिर ये होने लगा कि मेरे घर के काम खुद ब खुद होने लगे। मुझे खबर ही ना होती और मेरा घर साफ सुथरा हो जाता, झाड़ू फिर जाता, घड़ों में ठंडा पानी भर जाता, सहन में झाड़ू दिया जाता, चूल्हे पर हंडिया चढ़ी होती और खाना पक रहा होता। अक्सर बच्चे कुरान पढ़ने के लिए आते तो वो हैरान नजरों और खाली खाली नजरों से कमरे को देखते। आस पड़ोस की औरतें भी आती तो हमेशा पूछती कि ये कमरा और इसकी खिड़कियां हमेशा खुली क्यों रहती हैं। मैंने सबको बातों ही बातों में टाल दिया, मगर मैं जानती थी कि गांव वाले तजस्सुस में हैं। वो गली में से भी झांक झांक कर खिड़की को देखते, मगर किसी को इस बारे में कुछ पता न चला। अम्मा ज़ैनब कहने लगी कि मेरे मरने तक इन जिन्नात ने मेरी बहुत मदद की, मगर उनसे किए गए वादे के मुताबिक मैंने कभी उनका राज किसी पर आश्कार नहीं किया। मगर अब मरते हुए ये राज तुम्हें बताना मेरी मजबूरी है, ताकि मेरे बाद भी इस घर में कोई उनको तंग न कर सके। कुछ ही देर बाद अम्मा ज़ैनब वफात पा गईं। मेरी नानी बताती हैं कि मैंने ये बात गांव के बड़े बूढ़ों को बताई और उनको सख्ती से हदायत की कि अम्मा ज़ैनब की वसीयत पर अमल किया जाए। गांव के लोगों ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर अम्मा की कब्र उस सहन में बनाकर जनाजा के बाद उनकी तदफीन कर दी गई। जिन्नात से किए गए वादे के मुताबिक घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगाकर उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के कुछ लोगों ने एतराज किया कि मकान को यूं वीरान छोड़ना ठीक नहीं, मगर जब उन्हें पूरी कहानी का पता चला तो वो भी खामोश हो गए। अब हुआ यूं कि गांव के लोग उस मकान के सामने से गुजरते हुए घबराते, फिर कभी किसी ने उस खिड़की से उस मकान में झांकने की कोशिश नहीं की। खाला बताती हैं कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हम पाकिस्तान आ गए। जिस वक्त पाकिस्तान आए उस वक्त भी मकान पर ऐसे ही ताला चढ़ा हुआ था जो उस गांव में मौजूद था। पाकिस्तान में आने के बाद कुछ मालूम नहीं कि बाद में उस गांव के लोगों और उस मकान का क्या बना। शायद आज भी भोपाल के उस दूर दराज छोटे से गांव के बड़े बूढ़े लोग, अगर उनमें से कोई जिंदा हो तो उस मकान से जरूर वाकिफ होंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।